युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की, गुरु जी की, गुरु जी की जय। ठीक है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। न्यूरोथेरेपी आश्रम परिवार एक अलौकिक यात्रा, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी के सपनों की न्यूरोथेरेपी। और जो आज का सत्र जो ले रहे हैं वो पंडित ओंकारनाथ शुक्ला, न्यूरो रत्न, दहीसर, मुंबई से। ठीक है। जो आश्रम में कार्यक्रम हुए थे उसकी मनमोहक छवि। अभी तक कुछ बातें हैं ना जो की नहीं गई थी, इस बार की जा रही हैं। ठीक है। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी आश्रम में अल्ट्रा फॉर्मूले का विविध लोकार्पण हुआ था। महत्वपूर्ण सूचना एवं अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर क्या है? इस सत्र के सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि अल्ट्रा फॉर्मूला के व्यवहारिक उपयोग पर केंद्रित यह चर्चा केवल शिक्षण एवं शैक्षणिक उद्देश्य यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए आयोजित की जा रही है। ठीक है। सत्र के दौरान फॉर्मूले में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन या विश्लेषण का मुख्य लक्ष्य विषय की गहन समझ यानी डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है। इसे अंतिम चिकित्सा का निर्देश न माना जाए। इसके अलावा भी न्यूरोथेरेपी में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, तो ये लास्ट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सॉरी। यह फॉर्मूला रिसर्च पर आधारित है। चूंकि प्रत्येक रोगी की शरीर की स्थिति भिन्न होती है, इसलिए इसके प्रभाव भी अलग अलग हो सकते हैं। रोगियों की वर्तमान स्थिति के अनुसार इस फॉर्मूले में बदलाव संभव है। अतः इस फॉर्मूले का प्रयोग आप अपने विवेक, अनुभव और सूझबूझ के आधार पर ही करेंगे। प्रधान अनुसंधानकर्ता श्रीमान अनु प्रजापति जी के द्वारा बनाया गया है। अल्ट्रा चक्रोपचार ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का जो पहला पार्ट है CNNS गैस पेन पेन WD, 20 टॉप फिंगर गैस पेन पेन WD, 8 पेन 6 गैस ओनली, 6 गैस 6 WD, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 6 ADR into 2, हाफ कुंडलिनी 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड P, 4 थायराइड, 8 थाइमस चेस्ट। उसके बाद फेदर टच दिया गया है। इसमें बाकायदा मेंशन किया गया है आयुर्वेद, अध्यात्म, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का एक अनोखा संगम है। अभी किसी भी चीज की जब दावा की जा रही है, हम स्लो डाउन हो रहे हैं। किसी भी चीज की अगर दावा की जा रही है यानी कि रिसर्च हुआ है। अगर रिसर्च हुआ है तो उसके प्रमाण और सच दोनों होंगे, और जितने पेशेंटों के ऊपर ट्रायल एरर हुए हैं उसका भी आंकड़ा होगा, तो जरूर होगा। तो इसमें विशेष आभार दिया जा रहा है आदरणीय राकेश चौरसिया जी को, जो जोगेश्वरी मुंबई से हैं। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कुछ सिद्धांत इनके व्यक्तिगत अनुसंधान से लिए गए हैं। ठीक है। अब इसको तोड़ करके देखते हैं। अभी केवल एक सूक्ष्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं और इसको बता रहे हैं कि इसका कार्य क्या है, और आगे एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाएगा डिटेल में। तो देखते हैं। सबसे पहले CNNS गैस पेन पेन WD किस लिए दिया गया है, एक मोटा मोटी समझ लेते हैं, फिर बारीकी में जाएंगे, बारीकी में गोता लगाएंगे। तो बारीकी में गोता लगाएंगे। अपान वायु, समान वायु, वो मणिपुर चक्र, वो स्वादिष्ठान चक्र के लिए क्या दिया जा रहा है, फर्स्ट वाला जो स्टेप है दिया जा रहा है। मोटा मोटी देखते हैं पहले। फिर टो फिंगर भी सेम उसी कार्य के लिए दिया जा रहा है। अपान वायु, समान वायु, वो मणिपुर चक्र व स्वादिष्ठान चक्र के लिए दिया जा रहा है। अब 8 पेन 6 गैस ओनली, 6 गैस 6 WD, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 6 ADR इंटू 2 ट्रीटमेंट है। इसमें है जो ADR है उसको 2 बार नहीं देना है, इस पूरे स्टेप का इंटू 2 है। तो देख लेते हैं। ये अपान वायु, समान वायु, वो मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र व मूलधार चक्र को उकसाने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। अब देखते हैं जो चौथा वाला स्टेप हमारा, हाथ कुंडलिनी 40 सेकेंड, पीनियल ग्रंथि सहस्त्रार चक्र, प्राण वायु को उकसाने के लिए दिया गया है। 6 मेडुला, 4 थायराइड P आज्ञा चक्र के लिए और प्राण वायु को उकसाने के लिए दिया गया है। 4 थायराइड विशुद्धि चक्र और उदान वायु को उकसाने के लिए दिया गया है। 8 थाइमस ओनली अनाहत चक्र, प्राण वायु को उकसाने के लिए दिया गया। इसमें जो फेदर टच है वो समस्त चक्रों को, नाड़ियों
और ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने के लिए दिया गया है। फिजिकल पॉइंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, या तो आगे बताया जाएगा जो न्यूरोथेरेपी अल्ट्रा अल्ट्रा ट्रीटमेंट के अनुकूल जो भी फिजिकल पॉइंट है वो भी बताए जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर आपको वास्तविक मूल ट्रीटमेंट है और हम जो अच्छे करने वाले हैं इसको अलग अलग कंडीशन के अनुसार पे कैसे उपयोग किया जाए, क्या क्या किया जाए। तो अगर आप मूल ट्रीटमेंट को लेते हैं, अगर कैल्शियम की कमी है तो आप चौथे वाले स्टेप के बाद आप सीधा कैल्शियम 125 DCC दे सकते हैं। अगर जीन्स की गड़बड़ी है तो पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद आप न्यू जीन्स फॉर्मूला भी दे सकते हैं। अगर पैरों में जलन है और भी बहुत सारी चीजें हैं तो ये पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद लिखते जाइए आप लोग, लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। ठीक है, हार्ट से संबंधित समस्या है तो पूरा ट्रीटमेंट भी देने के बाद हम एथरो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या तो ब्लड सर्कुलेशन भी अवरुद्ध है तो पूरा ट्रीटमेंट के देने के बाद उचित हेपरिन ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। तो इसके बाद जब भी सत्र होगा तो इस पे विस्तार से बताया जाएगा कि मूल ट्रीटमेंट के साथ कौन से ट्रीटमेंट अनुकूल है, यानी कि दिए जा सकते हैं। राकेश भैया अगर आप है ना एक मैसेज डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ग्रुप के अंदर कि सत्र आरंभ है। ठीक है, अभी देखते हैं। सबसे पहले अभी इसको हम तोड़ मरोड़ करके देख रहे हैं एक एक पॉइंट को विस्तार में, और आगे चल करके आपको ये पंचवायु जो इसमें अपान वायु, समान वायु, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इसके ऊपर भी विस्तार में बताया जाएगा। यानी कि आज एक ही ट्रीटमेंट आपके 1 घंटे से ज्यादा समय लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं, अब एक एक स्टेप को डिस्क्राइब करते हैं। अब CNNS, गैस गैस, पैन पैन, WD किस लिए दिया जा रहा है। अभी आप लोग बोलेंगे कि अल्ट्रा बैक पेन में पंडित जी बताए थे कि ये हमारा क्या टॉक्सिन को निकालने के लिए दिया रहा है, मतलब डिटॉक्स करने के लिए दिया रहा है, हैवी मेटल को क्या करने के लिए, शरीर से बाहर फेंकने के लिए दिया जा रहा है। सब लोग आप इस पे सहमत है। ठीक है, लेकिन हमने वहां पे एक और बात बताई थी, इस कॉम्बिनेशन को अगर 6 बार 3 बार से ज्यादा दिया जाएगा तब वो काम करेगा। तो यहाँ पे तो एक बार दिया गया है CNNS, तो एक बार दिया गया है तो उसके काम तो अलग होंगे। तो उसके कैसे काम है देख लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन के लिए दिया जा रहा है। पैनक्रियाटिक यानी यहाँ पे गैस गैस दिया गया वो समझ में आ गया आपको। पैन पेन जो दिया गया है पैनक्रियाटिक फंक्शन के लिए दिया जा रहा है, और WD यूरिन प्रोस्टेट फंक्शन के लिए जा रहा है। एक्सेशन और स्टेबिलिटी ऑफ मोशन उसके लिए भी दिया जा रहा है। स्टूल पासिंग, यूरिनेशन, गैस निकलना, मासिक धर्म स्राव, इस सब के लिए क्या करता है ये टो फिंगर का कॉम्बिनेशन काम आता है। इसके अतिरिक्त भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, समय के साथ साथ धीरे 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 आपको बताया जाएगा, और फिर आप इसको ट्रायल करें, अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाएं, सेंटर पे इसका प्रैक्टिस करें, इस फॉर्मूले का उपयोग करें। उसके बाद इसके और भी उपयोग बताए जाएंगे। इसके लिए हमने पहले बता दिया था ये सत्र इसी फॉर्मूले के ऊपर तकरीबन 5 क्लास से ज्यादा चलने वाली है, जिसमें साथ दूसरा क्लास है। अब इसका वैदिक फंक्शन देख लेते हैं। अपान वायु, समान वायु और मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र को ये उकसाएगा ये कॉम्बिनेशन में देने के बाद। ठीक है, आगे अनूप सर बताएंगे कि अपान वायु के लिए स्पेसिफिक कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, समान वायु के लिए स्पेसिफिक कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, और मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र को उकसाने के लिए स्पेसिफिक कौन सा फॉर्मूला या तो कौन सा पॉइंट न्यूरोथेरेपी का दिया जाए। अभी तो एक फॉर्मूला है, मतलब कि आपको रेडीमेड चीजें दी जा रही हैं। 22 फिंगर, गैस गैस, पैन पैन, WD, सेम वही काम है जो हमने देखा था CNNS में। उसी 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 सीक्वेंस में उकसाया जा रहा है न्यूरोथेरेपी के पॉइंट को, केवल 22 फिंगर, यानी कि प्रक्रिया देने की जो पॉइंट है वो तरीका बदल गया। यहाँ पे CNNS के जगह पे 2 फिंगर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्य सेम है, गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल फंक्शन के लिए, पैनक्रियाटिक फंक्शन के लिए, यूटेरिन और प्रोस्टेट फंक्शन के लिए, एक्सेस व स्टेबिलिटी ऑफ मोशन के लिए, स्टूल पासिंग, यूरिनेशन, गैस
निकलना, मासिक धर्म, प्रसव इत्यादि के लिए एक सीक्वेंस काम में आते हैं। वैदिक वही है जो बताया गया है, अपान वायु, समान वायु, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, अब तीसरा वाला स्टेप देखते हैं, यानी कि 8 पेन, 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 डब्ल्यूडी, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 6 एडीआर इंटू 2 ट्रीटमेंट। जो ये थर्ड वाले स्टेप है इसको देखते हैं। ए बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, पैनक्रियाटिक फंक्शन, यूटेरिन प्रोस्टेट फंक्शन, एक्सक्रीशन व स्टेबिलिटी ऑफ मोशन के लिए, स्टूल पासिंग, यूरिनेशन, गैस निकलना, मासिक धर्म, प्रसव सेम फंक्शन है, इसके भी सेम ही फंक्शन है। और इस ये भी अपान वायु, समान वायु, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, अभी आते हैं चौथे वाले स्टेप पे। चौथा वाला जो हमारा स्टेप है, यानी कि हाफ कुंडलिनी 40 सेकेंड। सबसे पहले इसका काम है न्यूरोथेरेपी के हिसाब से पीनियल ग्लैंड के कार्य को उकसाना और उसको उत्तेजित करना। तो यहाँ पे पीनियल फंक्शन के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे फंक्शन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पे आपको केमिकल नहीं बताया जा रहा है, इतना डीप पे नहीं बताया जा रहा है, केवल आपके काम और आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। इससे भी डीप में जा करके बताया जा सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता व्यवहारिक किसी को फील्ड में, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो थेरेपिस्ट है, इसके आगे का ज्ञान उनको जरूरी है। हाँ, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज्ञान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप अगर पेशेंट देखते हैं तो इतना भी बहुत हो गया आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। इतना भी डिस्क्राइब कभी किसी पेशेंट के सामने कर देते हैं एक एक पॉइंट को, उतने से ही आपके ऊपर वो क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए दिया जा रहा है, कंट्रोल बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए दिया जा रहा है, कंट्रोल हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी फंक्शन के लिए दिया जा रहा है। अगर वैदिक विज्ञान के फंक्शन को देखा जाए, ये वैदिक विज्ञान को कैसे उकसा रहा है, तो वैदिक विज्ञान के अनुसार ये प्राण वायु, व्यान वायु, सहस्त्रार चक्र फंक्शन एंड एक्टिविटी को देख रहा है। अभी चौथे वाले स्टेप में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये चौथे वाले स्टेप का पहला जो पॉइंट था, हाफ कुंडलिनी 40 सेकेंड, सेम 6 मेडुला और थायराइड पी इसके बाद आता है। 6 मेडुला और थायराइड पी दोनों का कार्य इसमें एक ही जैसा दिखाया गया है। हाइपोथैलेमिक फंक्शन के लिए कंट्रोल ऑटोनोमिक फंक्शन, कंट्रोल बायोलॉजिकल फंक्शन, कंट्रोल हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी फंक्शन, पिट्यूटरी फंक्शन फॉर स्टिमुलिंग हार्मोन्स के लिए। अगर इसका वैदिक फंक्शन देखा जाए तो प्राणवायु, विशुद्धि, वो आज्ञा चक्र, फंक्शन एक्टिविटी आज्ञा चक्र के लिए और प्राणवायु के लिए। ये यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, 6 मेडुला 4 थायराइड पी दिया जा रहा है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था, इसको हम वैदिक विज्ञान के आधार पे देखेंगे सारे पॉइंट्स को। अभी 4 थायराइड, 4 थायराइड किस लिए दिया जा रहा है, यहाँ पे जो थायराइड का फंक्शन है उसको तो उकसाएगा ही, न्यूरोथेरेपी के जो भी थायराइड के जो भी फंक्शन है उसको उकसाएगा, साथ में कंट्रोल मेटाबॉलिक फंक्शन, मेंटेन एनर्जी फंक्शन को के कार्य को बढ़ाएगा। वैदिक फंक्शन देखा जाए इसका तो उदान वायु, विशुद्धि चक्र फंक्शन एक्टिविटी को देखेगा। विशुद्धि चक्र जैसे वाणी बोलना, अभिव्यक्ति, निगलना, चेतना का ऊपर उठना। ये चेतना का ऊपर उठना, ये मुझसे ज्यादा राकेश जी और या तो अनूप सर या तो सत्यनारायण जी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विस्तार में बता सकते हैं। यहाँ पे 8 थाइमस ओनली है, इसका काम है, हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे हम थाइमस तो दे रहे हैं लेकिन थाइमस जैसे आपको परिणाम नहीं देखने को मिलते हैं। इसके लिए अगर इस सीक्वेंस में दिया जाए तो हम इस सीक्वेंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं। वो विषय क्या है, रिसर्च का विषय है, और कुछ बीमारियों में दिया भी गया है तो परिणाम बहुत ही अच्छे आते हैं। यहाँ तक कि आप हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी इस सीक्वेंस को दिया जा सकता है, वहां पे भी ये थाइमस का रोल बहुत ही अच्छा आता है और रिजल्ट सकारात्मक आते हैं, नकारात्मक रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन कभी भी आपको क्या करना है, केस को समझना है और केस को समझने के बाद अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार चलना है। ठीक है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। मुंबई में जो रहते हैं उनका खान पान रहन सहन सब अलग है, आपके क्षेत्र में जो रहते हैं उनका अलग है, तो प्रकृति के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यहाँ पे इसका कार्य देख लेते हैं।
थाइमस फंक्शन को तो उकसाएगा ही, साथ में लंग्स व कार्डियक फंक्शन को भी एक्टिवेट करेगा। मेंटेन इम्यून फंक्शन, मेंटेन सर्कुलेशन, यानी कि इस पूरे क्षेत्र पे क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेंटेन रेस्पिरेटरी एसिड एल्कलाइन बैलेंस, यानी कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स का जो एसिड और एल्कली है उसको भी बैलेंस करेगा। क्या आपको इसका कार्य पहले से मालूम था कि यहाँ पे थाइमस का कार्य है एसिड और एल्कली को बैलेंस करने का काम है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो हमारा है एसिड एल्कली उसको बैलेंस करेगा, यानी कि जो हम फोर्थ फिंगर देखते हैं, लेफ्ट फोर्थ राइट फोर्थ जो फिंगर देखते हैं उसके दर्द को जो दर्द निकालने के उसको रेस्पिरेटरी हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। तो उसको संतुलित करने का कार्य भी ये करता है। चाहिए तो ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट देने के बाद आप चेक करिए कि राइट फोर्थ में पेन ज्यादा था तो क्या कम हुआ, लेफ्ट फोर्थ में पेन ज्यादा था तो क्या कम हुआ। तो अनुभव की बात है, आप अपना अनुभव जरूर साझा करेंगे। इस बात को ना स्टार बना के रखिए, लिख लीजिए, और इसके क्या परिणाम आते हैं रिसर्च करके जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। और वैदिक में देखा जाए तो इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पे वैदिक फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्राणवायु अनाहत चक्र फंक्शन एक्टिविटी, अनाहत चक्र जैसे अनाहत चक्र प्राणवायु जैसे श्वास अंदर लेना, जीवन शक्ति प्रदान करना और हृदय की धड़कन और चेतना को सक्रिय करना, यहाँ पे इसके उपयोग हैं। यहाँ पे जो फेदर टच हेड टू होल स्पाइन दिया गया है, ये समस्त चक्रों नाड़ियों ऊर्जा के केंद्रों को सक्रिय करना, यहाँ पे इसका कार्य है। चक्रों को एक्टिवेट या संतुलित करने से शरीर, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर व्यापक लाभ मिलते हैं। यह ऊर्जा का प्रवाह सुचारू करता है और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बना, मतलब जितने भी शरीर के अंदर गतिविधियां उलट पुलट हुई हैं उसको क्या करता है, संतुलन करता है। तो आपने परिणाम देख लिए। तो इस परिणाम का लाभ लेने के लिए प्रीवियस आप कोई भी अगर ट्रीटमेंट देते हो पहले से, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, जिस फॉर्मूला पे आपकी विशेष पकड़ हो, तो उस ट्रीटमेंट के बाद भी हम ये वाला फेदर टच जो इसमें दिया गया फेदर टच हेड टू होल स्पाइन, जिसका वीडियो पिछले सत्र में बताया गया था, दिखाया गया था, तो वो वीडियो को फॉलो करते हुए हम उसमें क्या बताए थे, 3 प्रकार से देने की विधि बताई थी। तो तीनों प्रकार में से जो भी आपको उचित लगता है उस प्रकार में हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट में आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर देते रहे तो दे सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है चक्रों को एक्टिवेट या संतुलन करने से शरीर की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर व्यापक लाभ मिलता है। यह ऊर्जा का प्रवाह सुचारू करता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, ऊर्जा के प्रवाह को भी बढ़ाता है, और समग्र मतलब कोई भी छोटी मोटी अगर दिक्कतें हैं तो केवल इतना भी देने से भी बहुत फर्क आएगा। तो ये क्या है, रिसर्च का विषय है। तो रिसर्च आपको करके जो भी परिणाम आते हैं वो बताने पड़ेंगे। रिसर्च आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप शिष्य नहीं रहे, अब शिक्षक बनने का एक महान यात्रा पे आप निकल चुके हैं। अभी एक एक चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। प्राणवायु योग और आयुर्वेद की अवधारणा है। यह कोई रासायनिक गैस नहीं है, इसलिए इसे सीधे सीधे ऑक्सीजन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नहीं कहा जा सकता। प्राणवायु क्या है, 5 प्रमुख प्राणों में प्रथम वायु यह हृदय और छाती के क्षेत्र में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य श्वास लेना और जीवन शक्ति को भीतर खींचना है, हृदय की धड़कन और चेतना को सक्रिय करना। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर तुलना किया जाए तो जब हम सांस लेते हैं, अंदर ली गई हवा इनहेलेशन अधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2 को जाना, और बाहर छोड़ने की हवा एक्सीलेशन अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करना, छोड़ना। योग की भाषा में अंदर आने वाली जीवनदायिनी शक्ति को प्राणवायु से जोड़ा जाता है, बाहर जाने वाली शक्ति को अधिकतर अपान वायु से जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसके आगे का जो समन्वय है, मतलब नियोथेरेपी इसको किस दृष्टि से देखती है और किस पॉइंट और सूत्रों से इसको क्या करती है, मतलब इसको ठीक करती है या तो इसको एक्टिवेट करती है,
अनूप सर के पास जाते हैं। अनूप सर, प्रणाम। आप कृपया जहाँ पे भी हो प्रकट हो इतना इतना जल्दी टॉपिक को ले आए। उत्सुकता है सब में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनका एक सेशन हो चुका है पहले। वायु के ऊपर जो ट्रीटमेंट है आपको बता चुके हैं। और आप सभी को मालूम है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्र का जहाँ मिलने के स्थान होते हैं उनको हम लोग नाड़ी केंद्र के नाम से बोलते हैं। 7 चक्र, ठीक है। इसमें सुषुम्ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम लोग चक्र बोलते हैं, ठीक है। और चक्र क्या है? नाड़ी केंद्र होते हैं, ये आप सभी को मालूम है। और इसी के अंतर्गत जो नाड़ी है हमारे पूरे शरीर में है ना, बहुत सारी नाड़ियां हैं। और ये जो नाड़ियां का काम है हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करना। क्या? ऊर्जा, जिसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में 5 प्रकार के हैं, जिसे हम लोग वायु के नाम से जानते हैं। ये वायु नाड़ियों के माध्यम से ही बहते हैं। आप आधुनिक नाड़ियां मत गिनिए, हमारे वैदिक नाड़ियों के आधार पर, ठीक है। तो वैदिक नाड़ियों के आधार पर देखा जाए तो ये जो हमारे जो शरीर में जो एनर्जी है वो 5 प्रकार के वायु के आधार पर सर्कुलेट होते हैं, जिनका हमारे शरीर के सभी अंगों पर क्या है, प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे शरीर में 7 चक्र है और 5 वायु है। वायु का मतलब प्राण है ना, जो शरीर में जीवनी शक्ति को बना के रखते हैं, जीवन शक्ति को चलाने के लिए जरूरी है, उसी को ही हम लोग प्राण या वायु के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है नाभि के नीचे का भाग। नाभि के नीचे के जो भाग है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपान वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपान वायु, ठीक है। और अपान वायु में जो ऑर्गन्स आते हैं, वो ऑर्गन कौन कौन से आप सभी को मालूम है ना। एक तो आता है हमारे नाभि के नीचे महिलाओं में गर्भाशय यानी कि यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट, ओवरी, है ना। और क्या आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो ये सब नाभि के निचले भाग का अंग है। और उन अंगों में सर्कुलेट होने वाले जो एनर्जी है या ऊर्जा है, उसी को ही हम लोग अपान वायु के नाम से जानते हैं। और ये ऊर्जा नाभि से नीचे की तरफ सर्कुलेट होते हैं। और आप लोग जो मोशन करते हैं ना, सवेरे सवेरे उठ कर संडास जो करते हैं, वो भी सब इसी के ही पार्ट है। गैस निकलना, मोशन करना, पेशाब आना, जो सेक्स करते हैं, संभोग क्रिया करते हैं, वो भी अपान वायु के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है। तो नाभि के नीचे जो जो अंग है उन्हीं अंगों में संचारित होने वाले, सर्कुलेट होने वाले एनर्जी को, ऊर्जा को ही अपान वायु के नाम से जानते हैं। अगर इनमें से कोई भी अंगों में गड़बड़ी आता है तो हम समझ लीजिए कि अपान वायु की गड़बड़ी से आया हुआ है। जैसे कि महिलाओं में क्या बोलते हैं, महिलाओं में पीसीओडी का आना, है ना। तो महिलाओं में पीसीओडी आना, या गर्भाशय में फाइब्राइड होना, यूटेरिन फाइब्राइड, या पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना, या किसी का यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो जाना, या पेशाब का नली बंद हो जाना, पेशाब ठीक से पास नहीं होना, या बार बार पेशाब जाना। तो ये सब अंगों में जो गड़बड़ी आ रहा है उनका संबंध है अपान वायु के साथ। अब वहां अपान वायु का मतलब है नाभि के नीचे में एनर्जी लेवल डाउन है। तो जैसे जैसे वहां के एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे तो नाभि के नीचे के अंगों में जो जो अंग नाभि के नीचे के अंग जो जो है उनमें प्राणवायु स्वामीना संचार करते जाएंगे तो अपने आप वो अपान वायु में सुधार होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी हमारे वैदिक विज्ञान के अंतर्गत तो चलो वायु हो गया, मगर मॉडर्न साइंस के आधार पर जो एनर्जी पहुंचाना है वो किसके माध्यम से पहुंचेगा? ब्लड सर्कुलेशन, नर्व के माध्यम से, लिम्फेटिक के माध्यम से। क्योंकि ये तीनों ऐसा नाड़ियां हैं जो पूरे शरीर को कम्युनिकेशन करता है और जिसका संबंध है पूरे शरीर को चलाना। क्या? पूरे शरीर को चलाना। और पूरे शरीर को चलाने वाला जो एनर्जी होता है हमारे शरीर में, उसे हम लोग व्यान वायु के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? व्यान वायु के नाम से। कई लोग के माइंड से ऊपर जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि ये न्यूरोथेरेपी से बहुत हट करके है, मगर बात पते की है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, तो आप ज्यादातर फार्मूला इसी आधार पर ही बनाओगे। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि न्यूरोथेरेपी अथाह सागर है।
मगर कम समय में समझना है तो आपको वैदिक धारणा फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारे जीवन का संचालन करने में भूमिका निभाते हैं। तो ये जो अपान वायु है, उनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, नाभि के नीचे के भागों को ठीक करना है। ठीक है, तो इनके अंतर्गत सबसे पहले आप लिख लीजिए 6 नाभि के नीचे के अंगों में ऊर्जा का संचार करना है, जिसके कारण वहां आए हुए अंगों में प्रॉब्लम में उनको ठीक करना है। तो 6 लिख दीजिए, ताकि वहां पर जमा हुआ जितना भी एसिड है वो सब रिलीज हो जाए और वहां पर प्राकृतिक वायु का संचार हो। 6 इसके बाद 1 मिनट के गैप में देना राउंड नॉर्मल दीजिए 2 ट्रीटमेंट, क्योंकि नाभि के नीचे इंटेस्टाइन भी है और इसमें बहुत ज्यादा सड़ा हुआ माल अटका हुआ है जो मल के रूप में जमा है। वो जितना ज्यादा सड़ेगा उतना ज्यादा गैस बनाएगा, जितना गैस बनेगा उतना सफोकेशन होगा नाभि के नीचे के अंगों में। तो उनको पूरा क्लियर करना है ना, जो कोलन है ना उनको पूरा क्लीन करना है। जितना ज्यादा कोलन क्लीन होगा उतना ही सड़ा हुआ माल मौसम के थ्रू बाहर आएगा, जिससे नाभि के नीचे का जो खराब वायु है वो दूर होगा और अपान वायु में प्रवाह एनर्जी का बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो राउंड नॉर्मल दीजिए, 2 राउंड दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद किडनी क्लियर देना। किडनी क्लियर इसलिए क्योंकि जो ब्लड में टॉक्सिक प्रोडक्ट है उनको बाहर फिल्ट्रेशन करके बाहर निकालना है यूरिन के थ्रू, और जितना ज्यादा यूरिनेशन होगा उतना ही ब्लड का सफाई होगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो एसिडिक पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, और ऑक्सीजन जो ब्लड है वो एनर्जी वाला ब्लड है, वो नाभि के नीचे पहुंचेगा, अपान वायु पहुंचेगा, जिससे नाभि के नीचे के अंगों में क्या है, प्राणवायु संवेदना का संचार होने लग जाएंगे। फिर 1 मिनट के बाद में आप दे दीजिए, आप उनको न्यूज फार्मूला दीजिए, न्यूज फार्मूला। ठीक है, और न्यूज फार्मूला के साथ में 2H4 दीजिए, 2H4 और लास्ट में ब्लड सप्लाई देना या ऑर्गन क्लियरेंस देना, लंबर क्लियरेंस, क्या बोलते हैं, लंबर क्लियरेंस। तो इस प्रकार हम ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से अपान वायु से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनमें एनर्जी का संचार होना चालू हो जाएगा, प्राणवायु संवेदना का संचार होगा, नाभि के नीचे अपान वायु क्लीनिंग होंगे, एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। तो जितना भी अंग है नाभि के नीचे का वो सभी एक्टिव होने लगेंगे और उनमें जो प्रॉब्लम्स आया है वो भी धीरे धीरे एनर्जी मिलने से ठीक होता जाएगा। मतलब अपान वायु की कमी की वजह से, यानी कि नाभि के नीचे के एरिया में एनर्जी की कमी से ही यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट और ब्लेडर आदि या इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, जिसे ठीक किया जा सकता है। अभी जो फार्मूला दिए हैं आप उनको वैदिक आधार पर देखिए और ट्रीटमेंट दे करके देखिए, और आप बताइए कि नाभि के नीचे के दर्द कितना ठीक हुआ। आप इतना ही बताइए ट्रीटमेंट देने के बाद। आप नाभि के नीचे के दर्द चेक करिए, चाहे गर्भाशय का हो, चाहे प्रोस्टेट का हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड हो, चाहे पीसीओडी से रिलेटेड हो, चाहे फाइब्राइड से रिलेटेड हो, और ये फार्मूला आप दीजिए, 2-4 ट्रीटमेंट दीजिए, और दूसरा ट्रीटमेंट के बाद कितना रिजल्ट आए है आप इसी ग्रुप में ही फीडबैक दीजिए, आश्रम परिवार वाले ग्रुप में। ठीक है, तो अपान वायु के लिए अभी आपको ट्रीटमेंट बताया है। अपान वायु एक एनर्जी होता है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड नहीं है। वैदिक चिकित्सा में इनका संबंध है ऊर्जा से। ठीक है, तो अपान ऊर्जा को हमको सक्रिय करना है, तो ये सक्रिय करने के लिए आपको फार्मूला दिया है, जिससे नाभि के नीचे का प्रॉब्लम ठीक होता जाएगा। ठीक है, आशा है ये फार्मूला आप लोग यूज करेंगे, और जितना ज्यादा यूज करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमको रिजल्ट दिखाई देगा। और जरूरी नहीं कि सब पेशेंट में एक जैसा रिजल्ट आए, कुछ पेशेंट में कुछ दिन ज्यादा लग सकता है, कुछ पेशेंट में जल्दी आ जाएगा। तो ये पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर है, बस आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू देते जाइए। ठीक है, आपके फीडबैक के इंतजार रहेगा। अगला जो वायु है ओंकार जी आपको बताएंगे, ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये यहाँ पे ना जुगलबंदी भी चलेगी, तो आप देखते जाइए कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले अब देखते हैं अपान वायु। अभी हमने जो भी पॉइंट्स बताए थे उसमें समान वायु, अपान वायु बहुत सारे जगह पे जिक्र किए गए थे, तो पॉइंटों का तो उपयोग है, साथ में यहाँ पे सूत्र भी बताया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि आधा अधूरा चीजें बताई जा रही है, पूरा प्रॉपर रिसर्च करके, अनुसंधान करके बताया जा रहा है। इसके ऊपर एक पूरी बड़ी टीम काम कर रही है, और इसमें बहुत सारे थेरेपिस्ट, 100 से भी ज्यादा थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं आपकी सेवा के लिए। अभी देखते हैं अपान वायु। अपान वायु ये भी भौतिक गैस यानी O2 और CO2 नहीं है, बल्कि शरीर की ऊर्जा कार्य प्रणाली को दर्शाने वाली अवधारणा है। ठीक है, यानी ना कि ऑक्सीजन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि मतलब जो आधुनिक विज्ञान बोल सकते हैं वो जो मानती है, वो अवधारणा नहीं है। ये पूरी तरह से क्या है, वैदिक धारणा है। अपान वायु 5 प्रमुख प्राण वायु में से एक है। यह नाभि के नीचे के अंगों जैसे गुदा और जननांगों, पैल्विक क्षेत्र में कार्य करती है। इसका कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र को बाहर निकालना और उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। जैसे उत्सर्जन मतलब
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर फेंकना, जैसे कि मल त्यागना, मूत्र त्यागना, गैस निकलना, मासिक धर्म और प्रसव, ऐसे बहुत सारी चीजों को क्या करता है, निकालने के लिए काम कार्य करता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? और ऐसे तो रेडीमेड ट्रीटमेंट आपको चक्रोपचार दिया गया है, लेकिन स्पेसिफिक अगर आपने डायग्नोस किया वैदिक विज्ञान से कि इनकी अपान वायु बढ़ी हुई है, हाँ, तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे अनूप सर? अभी तो बताया ना, इसी के लिए ट्रीटमेंट बताया मैंने, अपान वायु का ही बताया है। हाँ, अपान वायु का मैंने बताया अभी फार्मूला। तो प्राण वायु पहले लिए थे। नहीं नहीं, प्राण वायु पहले नहीं लिए थे, प्राण वायु तो लंग्स से रिलेटेड है, मैंने अभी अपान वायु के बारे में बताया था। तो ठीक अभी से आप कैसे प्राण ऐसे वायु अभी आप प्राण वायु का बता दीजिए। नहीं नहीं, क्रम से बताते हैं ना उनको, एनर्जी कहाँ से कहाँ दौड़ता है। अच्छा, इनको तो ना मैंने जैसे तो अपान वायु मैंने पहले नाभि के नीचे ना अपान वायु है, ठीक है, आपको मालूम है अच्छा, अपान वायु, ठीक है। अब नाभि के ऊपर और जहाँ पेंक्रियास आता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं मणिपुर चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, मणिपुर चक्र। तो ये हम्म, जो उस चक्र को नाभि चक्र के नाम से जानते हैं, और नाभि चक्र जो होता है ना, उसमें आता है आपका कौन सा वायु, समान वायु। क्या हम्म, आता है, समान वायु। और समान वायु ना ये पूरे पेट के एरिया में फैलता है, क्या होता है, पूरे हम्म, पेट के एरिया में चलता है। और इनको समान क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो समान वायु है ना, ये पूरे शरीर के लिए, जैसे एक माँ बाप अपने बेटों को किस तरह से बराबर अधिकार देता है, बेटा बेटी में एक बराबर, है ना, अंतर नहीं समझता, सबको बराबर समझते हैं। उसी प्रकार हमारा जो पेट होता है ना, नाभि चक्र होता है, वो पूरे शरीर के लिए ऊर्जा का निर्माण करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। क्या करता है, पोषक तत्व। भोजन पचता है, और पचने के बाद भोजन अवशोषण होता है, और अवशोषण होने के बाद वो ब्लड में जाता है, और ब्लड के माध्यम से फिर पूरे शरीर के अंगों को मिलता है, और पूरे शरीर के अंगों में जो सेल्स है उनमें ऊर्जा का निर्माण होता है। इतना तो आप लोगों को मालूम है। और यही सर ऊर्जा एक के बार निर्माण सीक्वेंस का, बता दीजिए। सर एक बार सीक्वेंस बता दीजिए, स्लाइड को रख देता हूँ। पहले आ गया अपान वायु, समान वायु, हाँ हाँ, फिर उसके बाद प्राण वायु आएगा, फिर फिर प्राण वायु के बाद उदान वायु, फिर व्यान वायु। हाँ, पूरे शरीर के लिए व्यान वायु। हाँ, तो एक ही स्लाइड मिसमैच हो गया, ऊपर नीचे हो गया था। और आप लोग ध्यान देना, ये वायु का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखिए। यहाँ वायु का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलूंगा इस शब्द को। वैदिक शास्त्रों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उपयोग सिर्फ प्राणायाम तक ही है, ठीक है, मगर बाकी जो वायु है, पांच पांच प्रकार की वायु, वो जो है ऊर्जा से रिलेटेड है। और उस ऊर्जा की कमी की वजह से वहां पर जो अंग है उसमें बीमारियां आता है। अब दूसरा अच्छा, है, मान लीजिए, दूसरा जो वायु है वो है समान वायु, जो पेट के एरिया में है, नाभि के ऊपर और पैंक्रियाज जहां से चालू होता है ना, सोलर प्लेक्सस, उनके बीच तक। हमारे जो डायग्नोस्टिक पॉइंट के आधार पर देखा जाए तो पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, है ना, ये सब जो एरियाज है ना, वो सब किसके, और गैस ओनली गैस आई, ये जो डायग्नोस्टिक पॉइंट जो आता है ना, वो सब समान वायु के अंतर्गत आता है। और समान वायु की गड़बड़ी की वजह से ही इन डायग्नोस्टिक पॉइंट में तकलीफ आएगा, दर्द आएगा, बीमारी आएगा, ठीक है। और आज तक ये लेक्चर आप कहीं कोई किसी ने नहीं लिया होगा, जो आज आपको मिल रहा है, वो भी निःशुल्क। आने वाले समय में तो और ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो समान वायु है, जिनका संबंध नाभि चक्र में है, नाभि क्षेत्र में है, मणिपुर क्षेत्र में, मणिपुर चक्र में है। और इनके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से अंग आते हैं, लिख लो। पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इनके बाद लीवर, है ना, कोलन को ट्रांसवर्स कोलन, एसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और इसके अलावा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब नाभि क्षेत्र का अंग होते हैं, ठीक। अब इन समान जो वायु है, यानी कि ये पूरा ऊर्जा पूरे पेट में आता है, नाभि के ऊपरी भाग का पूरे एरिया में आता है। और इनका जो कार्य जो होता है, इनका कार्य आपको बताया था, क्या कार्य बताया है,
समान वायु का कार्य क्या बताया जी? इनका कार्य है भोजन का, जो भोजन खाते हैं उनको पचाना। क्या? जो भोजन खाते हैं उनको पचाना, पचे हुए भोजन के एब्जॉर्ब करना, यही काम है। और शरीर को स्थिरता प्रदान करना, शरीर के अंगों को स्थिरता प्रदान करना अपने पोषक पदार्थों के माध्यम से, यही कार्य है ना। और इनके अलावा क्या कार्य है? आप भूख की कमी होता है, इनके गड़बड़ी से क्या क्या प्रॉब्लम होगा? गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, भूख की कमी आएगा, शुगर आएगा, लीवर की बीमारी आएगा, है ना। ऐसे कई सारे बीमारी आएगा, कब्जी है, कब्जी आएगा। तो ये सब प्रॉब्लम समान वायु की बिगड़ने की वजह से आता है। तो अगर इसको ठीक करना है, नाभि क्षेत्र को ठीक करना है, समान वायु को ठीक करना है, अग्नि केंद्र को ठीक करना है, तो इसके लिए आप ट्रीटमेंट लिख लीजिए। यहाँ पर आपको रेडीमेड फार्मूला नहीं मिलेगा, जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। बाद में फिर नहीं बोलना कि हमको पीडीएफ चाहिए, वीडियो चाहिए, ठीक है। ये आपके हित के लिए है गुरुवार का सेशन, ये पेड सेशन नहीं है। हो सकता है इसी सेशन को कई लोग पेड में कन्वर्ट कर दे। और आजकल मालूम है पूरे देश भर में कंपटीशन चल रहा है, न्यूरोथेरेपी जगत में हलाहल मचा हुआ है। कई लोग आरोप प्रत्यारोप भी लगाएगा, ठीक है। प्रिजर्वेटिव चीज से बचिए। तो बस यही है कि अभी जो हम लोग अभी न्यूरोथेरेपी को वैदिक चिकित्साओं के साथ जोड़कर के ला रहे हैं, गुरुजी का सपना था, गुरुजी के रहते ये नहीं हो पाया था। और गुरुजी हमेशा ज्योतिषी और वैदिक विज्ञान के बारे में जिक्र करते थे, और उसको शायद भगवान का एक रहा होगा, हमारे माध्यम से आप लोगों के बीच आए, तो हम प्रयास करेंगे। अभी बात हो रहा था ज्योतिषी विज्ञान का, ठीक है। तो ज्योतिषी विज्ञान में क्या आता है? ग्रह नक्षत्र आता है। तो कौन कौन से ग्रह का प्रभाव हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों से है? जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्य है, मान लीजिए। अब सूर्य का संबंध कौन कौन से अंगों में है? उदाहरण के लिए है ब्लड, हड्डियां, आंखें, इन सब का संबंध सूर्य से है। हार्ट से संबंध है सूर्य का। अगर किसी का सूर्य गड़बड़ी होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, या हार्ट की गड़बड़ी है तो सूर्य की गड़बड़ी है, तो आप दो ना, एथरो ट्रीटमेंट दो ना। इनका गड़बड़ी अगर सूर्य में है तो आप एथरो ट्रीटमेंट दीजिए, हाँ, ज्योतिषी के आधार पर। और ये होना है, देखना आने वाले समय में ग्रह नक्षत्र पर भी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगा, और बनना चालू हो गया है। कुछ दिन के बाद, कुछ सेशन में आपकी ये मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे समान वायु का। तो समान वायु कहाँ है? नाभि के ऊपरी भाग, जिसमें हमारा न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस्टिक पॉइंट कौन कौन सा आता है? पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लीवर, म्यूकस, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन, है ना। ये सब पॉइंट जो होते हैं ना, समान वायु के अंतर्गत आता है। और इनमें जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी समान वायु का एनर्जी होता है। अगर समान वायु में गड़बड़ी रहेगा या एनर्जी की कमी रहेगा तो इन अंगों में प्रॉब्लम आएगा और बीमारी आएगा, जिसे ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है आप ट्रीटमेंट लिख सकते हैं। इसमें जो एनर्जी दौड़ता है ना, पूरे पेट में दौड़ता है, जिसकी वजह से ये नाभि क्षेत्र अपना प्रॉपर काम करता है। समान वायु में गड़बड़ी की वजह से गैस, एसिडिटी, कब्जी, जलन, डायबिटीज, शुगर, लीवर की बीमारियां, इंटेस्टाइन की बीमारियां, सूजन, अल्सर, छाला, यह सब बीमारी आता है समान वायु की गड़बड़ी की वजह से। तो उसे ठीक करने के लिए आप ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, लिखिए। इसमें पहला लिखिए तीन रामन लिखिए, 3 रामन, क्योंकि पेट्रोनियम को चेक करने के लिए 3 रामन देना है। इनके बाद सेकंड नंबर में देना कंप्लीट CNNS। ये के अंतर्गत आएगा पेन गॉल लीवर, गैस गॉल लीवर, पेन गॉल लीवर, गैस गॉल लीवर, ये लिख लीजिए। फिर 1 मिनट की गैप में क्या देना? 1 मिनट गैप में फिर 2 फिंगर में देना, 22 फिंगर, पेन गॉल लीवर, गैस गॉल लीवर, ये समान वाली है, याद रखिएगा। और फिर 1 मिनट की गैप में आप उनको देना नॉर्मल या अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट देना। नॉर्मल में 1 पेन 3 गॉल 3 स्लिप, है ना, 5 7 लीवर 5 म्यूकस, ये है, ये नॉर्मल है। अजय नॉर्मल फार्मूला देगा। और इसके बाद देना 10 पेन, ठीक है, 10 पेन फ्री ट्रीटमेंट देना। अगर शुगर है तो, अगर किसी को डायबिटीज है तो ये समान वायु की बिगड़ने की वजह से आया है, तो उसको ठीक करना है तो 10 पेन 3 ट्रीटमेंट डाल दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट दीजिए 7 लीवर 0 7 लीवर 0 8 6 20 होंगे, किडनी क्लियर, क्योंकि किडनी भी इसी क्षेत्र में है, नाभि के ऊपरी भाग में है, पेट के पिछले भाग में, तो ये भी समान वायु के अंतर्गत आएगा। किडनी समान वायु में आएगा और ब्लैडर अपान वायु में आएगा, याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। पेशाब की थैली अपान वायु में आएगा और किडनी समान वायु में आएगा, नाभि क्षेत्र में आएगा किडनी, इसलिए किडनी क्लियर भी देना, ताकि पेट में बने हुए जो कचरा है, अशुद्धियां है, ब्लड में जाता है, ब्लड से किडनी में फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू, ठीक। तो इसलिए किडनी क्लियर भी देना है। और इसके बाद लास्ट में एक 10 मेडुला वाला हेपरिन देना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स हेपरिन 10 मेडुला 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, तो ये पूरे पेट में
ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, ब्लड सप्लाई के माध्यम से ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो फैक्टर है नाभि चक्र में या मणिपुर चक्र को, है ना, वो मिलने से समान वायु में सुधार आता जाएगा और उसकी वजह से जो अंगों में प्रॉब्लम आया है वो ठीक होता जाएगा। ठीक है, लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट है ओंकार जी। सर एक अनाउंसमेंट था, कर देते हाँ हैं फिर मुझे मिलते हैं। चल प्राणवायु वायु भी योग आयुर्वेद की अवधारणा है, यानी कि केवल ये योग और आयुर्वेद ही इसको मानता है। यह कोई रासायनिक गैस नहीं है, इसलिए इसे सीधे ऑक्सीजन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नहीं कहा जाता है। प्राणवायु क्या है? 5 प्रमुख प्राणों में प्रथम वायु यह हृदय और छाती के क्षेत्र में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य श्वास लेना और जीवन शक्ति को भीतर खींचना है, हृदय की धड़कन और चेतना को सक्रिय रखना। आधुनिक विज्ञान के अनुसार तुलना जब किया जाए तो जब हम सांस लेते हैं, अंदर ली गई हवा और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन O2, बाहर छोड़ी गई हवा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को माना जाता है। और योग की भाषा में अंदर आने वाली जीवन दायनी शक्ति को प्राणवायु से जोड़ा जाता है और बाहर जाने वाली शक्ति को अधिकतर अपान वायु से जोड़ा जाता है। अब इसका न्यूरोथेरेपी समन्वय, न्यूरोथेरेपी में क्या ट्रीटमेंट होगा और उसका क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या पॉइंट दिए जाते हैं और किस ग्रंथियों से इसका संबंध है, वो अनूप सर बताएंगे। प्राणवायु, यहाँ पर बहुत प्रमुख प्रमुख अंग विद्यमान है और ये अंग आपको मालूम है प्राणवायु के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? हमारे छाती, ठीक है, छाती के आसपास जो जो अंग है, थोरेसिक केज में जितना भी अंग है, जैसे कि थाइमस ग्लैंड, लंग्स, हार्ट, ठीक है, ये 3 प्रमुख अंग और इनके साथ साथ ब्रेन, ये 4 प्रमुख अंग है जिनके बगैर शरीर का कल्पना मुश्किल है। ठीक है, हार्ट से ब्लड पंपिंग हो रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है आर्टरी के माध्यम से, लंग्स ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है, इसलिए ये भी जीवनदायिनी तत्व है। थाइमस इम्यूनिटी को मेंटेन कर रहा है और ब्रेन पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ये चारों भाग जो है ना प्राण वायु के अंतर्गत आते हैं, यानी कि चारों अंगों में सर्कुलेट होने वाले जो वायु है, एनर्जी है, ऊर्जा है, वो प्राणवायु के अंतर्गत आता है। और इन्हीं चारों अंगों के एरियाज में कोई भी तकलीफ आता है, चाहे हार्ट में तकलीफ हो, चाहे थाइमस ग्लैंड में तकलीफ हो, चाहे लंग्स में तकलीफ हो, चाहे ब्रेन में तकलीफ हो, अगर इनमें तकलीफ आता है तो समझ जाइए कि प्राणवायु में गड़बड़ी है। तो उनको ठीक करने के लिए जो न्यूरोथेरेपी में फार्मूला है वो आप लिख सकते हैं। और अगर प्राणवायु में अगर गड़बड़ी आता है तो उसकी वजह से क्या क्या तकलीफ आ सकता है, क्या क्या तकलीफ आएगा? एक तो अस्थमा आ सकता है, क्या आ सकता है? श्वास लेने छोड़ने में तकलीफ, हार्ट की पंपिंग में तकलीफ, एंजाइना पेन, है ना। और इनके अलावा मति भ्रम होगा, जो ब्रेन भूलने की बीमारी आएगा, व्यक्ति को चक्कर आएगा, घबराहट आएगा सीने में गड़बड़ी होने के कारण, और मानसिक अशांति होगा और नींद नहीं आएगा। और जितना भी नर्व का काम है, मोटर नर्व हो चाहे सेंसरी नर्व हो, वो सब काम बाधित हो जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इनको ठीक करना है, इन सब फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन लाना है, तो इनके लिए ट्रीटमेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देना 15 मेडुला, 10 मेडुला, दोनों देना, और ये 2 ट्रीटमेंट दे देना, 15 मेडुला और 10 मेडुला, ये देना। और वैदिक चिकित्सा के अनुसार में इनमें जो चक्र है वो अनाहत चक्र है, याद रखना, अनाहत चक्र। और ब्रेन में ब्रेन में आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्राणवायु के अंतर्गत आता है। तुमको ठीक करना है तो पहले 15 मेडुला और 10 मेडुला दे दीजिए, नर्व फंक्शन कंट्रोल के लिए। और साथ में नेकलेस दे दीजिए, इसी के साथ फ्री नेकलेस देना, ठीक है। और 1 मिनट गेप में फ्री रामन देना, पेरिकार्डियम को सेट करने के लिए, पेरिकार्डियम को सेट करने के लिए फ्री रामन देना। और इसके बाद देना 1 मिनट गेप में सीएनएस गैस, बिग-टो गैस, इनमें से कोई दे सकते हो। बिग-टो गैस दे दीजिए, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा 90 सेकंड के लिए देते हैं, या सीएनएस गैस और 20 टॉपिकल गैस देना। और इसके बाद 1 मिनट गेप में आप देना 10 पेन 8 थाइमस चेस्ट फॉर थायराइड, 10 पेन 8 थाइमस चेस्ट फॉर थायराइड। ये तीनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, हमारे जो पोषक तत्व है ना उनको ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल्स का रिसेप्टर को एक्टिव करेगा और मेटाबॉलिक को मेंटेन करेगा। और 1 मिनट गेप में आप देना एमहेप्रिन, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए भी काम आएगा और बॉडी में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी काम आएगा, एमहेप्रिन। तो इस प्रकार की फार्मूला दीजिए प्राणवायु के लिए। आप देना है तो 5 मिनट गेप के बाद आप ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे दीजिए, 5 मिनट गेप में ऑक्सीजन फार्मूला। और कंडीशन के आधार पर अगर कुछ सिम्टम चेंज हो रहा है तो अलग अलग सिम्टम के लिए अलग अलग भी पॉइंट या फार्मूला यूज होते हैं, आप उनको अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उनको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको प्राणवायु के लिए बताया गया है, दे करके दीजिए और अपना फीडबैक दीजिए।
क्योंकि आप यहाँ पर 200 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, आप सबका फीडबैक आएगा तो हमारे पास एक ही दिन में ये पता चल जाएगा कि इस फार्मूले के इफेक्ट कहाँ कहाँ पर क्या आया है। हमने हमने हम तो देते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। एक दो ट्रीटमेंट में ही पेशेंट बोलते बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी दिया था पेशेंट को, इतने दिनों की तकलीफ के बाद वो पहली बार बोलते हैं कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ, इतना हल्का लग रहा था। नहीं तो शरीर में पूरा खराब कंडीशन, खराब एनर्जी, खराब ऊर्जा की वजह से ही शरीर पूरा भारीपन हो जाता है, गैस एसिडिटी का जमावट हो जाता है, बेचैनी, घबराहट का, पूरा बीपी हाई होना, बीपी शुगर, कितना सारी बीमारी एक साथ आता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए आप इस मेथड को अपना सकते हैं जो अभी आपको बताया गया है। जो जो एरियाज में प्रॉब्लम है, जिस जिस एरियाज में एनर्जी की कमी है, वहां आपका एनर्जी लेवल बढ़ाइए और वहां के अंगों का जो काम है वो अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो प्राणवायु का जो संबंध है इससे है थाइमस, हार्ट, लंग्स और ब्रेन, इन्हीं चारों को ठीक करने का ये उपक्रम है, ये ट्रीटमेंट है। चलिए नेक्स्ट। उदान वायु। उदान वायु भी योग आयुर्वेद की ऊर्जा अवधारणा है। यह कोई भौतिक गैस नहीं, इसलिए इसे ऑक्सीजन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नहीं कहा जाता है। उदान वायु क्या है? 5 प्रमुख प्राणों में से एक स्थान कंठ, गला और सिर क्षेत्र, यानी कि सर के इर्द गिर्द। दिशा ऊपर की ओर, उद्गामी मतलब ऊपर की तरफ। कार्य इसका है वाणी, बोलना, अभिव्यक्ति, निगलना, चेतना का ऊपर उठना, मृत्यु के समय प्राण का निकलना, शास्त्रीय वर्णन है। वैज्ञानिक दृष्टि है, ऑक्सीजन O2 श्वास अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 श्वास बाहर आती है। उदान वायु और का संबंध मुख्यतः वाणी तंत्रिका नियंत्रण और ऊपर की ऊर्जा प्रवाह से है, न कि किसी गैसों के रासायनिक स्वरूप से है। उदान वायु, उड़ान नहीं, ये उड़ान है। जो नीचे से ऊपर की तरफ आता है ना, उड़ने वाला चीज नीचे से ऊपर जाता है। इसी प्रकार जो इनमें एनर्जी जो बहता है ना, वो नीचे से ऊपर जाता है। यानी कि गले के क्षेत्र में जो एनर्जी का सर्कुलेशन होता है ना, वो नीचे से ऊपर सर्कुलेट होता है, जो गले के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदान वायु में जो एनर्जी है वो विशुद्धि चक्र में होता है। कहाँ होता है? विशुद्धि चक्र के साथ साथ कुछ छाती के एरिया में भी इनका प्रभाव मिलता है। ठीक है। तो विशुद्धि चक्र में उदान वायु पाया जाता है, और जिसकी वजह से गले का क्षेत्र और छाती का ऊपरी भाग इसमें कवर होता है, और उसके वजह से हमारा आवाज है, खाने का निगलना, खाने का निगलना, है ना, ये सब काम जो होते हैं ना, वो सब उदान वायु की वजह से हो पाते हैं। उनके अलावा ऊर्जा, ऊर्जा, जोर से आप आवाज लगाते हो, आप गले को वाइब्रेशन देते हो, है ना, अलग अलग तरंगों के माध्यम से आप आवाज निकालते हो, ये सब उदान वायु की वजह से हो पाता है। और इनके अलावा स्पीच और वॉइस को कंट्रोल करने का काम भी होता है। अगर उदान वायु में अगर किसी को गड़बड़ी हो जाता है, अगर किसी का उदान वायु में गड़बड़ी होगा तो समझ लीजिए कि आपका विशुद्धि चक्र में गड़बड़ी आ जाएगा। ठीक है। तो विशुद्धि चक्र में गड़बड़ी आने का मतलब है उदान वायु का प्रॉपर काम न करना, यानी कि गले के क्षेत्र में एनर्जी की कमी होना। तो उनको, उनके गड़बड़ी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? एक तो आपको उल्टी महसूस होगा, उल्टी महसूस होगा, डकार महसूस होगा, हिचकी आएगा, और उत्साह की कमी होगा, अपने आप को गिल्टी फीलिंग होना, गले में सूजन हो जाएगा, गोइटर होगा, थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम आएगा, आवाज बैठना, और निर्णय शक्ति की कमी और कमजोरी, ये सब प्रॉब्लम आ जाएगा। तो अगर किसी को थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथायराइड है, तो इनका मतलब है उदान वायु में गड़बड़ी है, तो उनको ठीक करना है। तो उनको ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना है? गले के क्षेत्र में एनर्जी पहुंचाने के लिए, ऊर्जा पहुंचाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है? लिखना चाहिए, निकलना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सबसे पहले है आप देना 15 बेगुला देना, फिर सीएनएस गैस देना या रिको देना, और टॉपिंग में भी दे सकते हैं। टॉपिंग में क्या देना? गैस गैस गॉल लीवर। ठीक है, या पूरा दे दीजिए, कंप्लीट सीएनएस दे दो। पेन गॉल लीवर, गैस गैस गॉल लीवर, ये दे दीजिए। पेन गॉल लीवर, गैस गैस गॉल लीवर। फिर 1 मिनट गैप में देना 1 पेन 1 लंग्स प्लस शोल्डर और 1 थायराइड, ये 6 ट्रीटमेंट देना। 1 पेन 1 लंग्स प्लस शोल्डर 1 थायराइड इनटू 6 ट्रीटमेंट देना। ठीक है। और उसके बाद एक आप चाहे तो मल्टीविटामिन दे सकते हैं 4 वाला,
4 वाला मल्टीविटामिन दे देना, और एक एमहेप्रिन देना, एमहेप्रिन, और साथ में 12 मेगुला 2 वोकल पॉइंट नर्व के लिए। उदान वायु में जो नर्व काम करना है उसमें 12 मेगुला 2 वोकल पॉइंट लेना, आवाज के लिए, स्पीच के लिए, या गले की स्टिफनेस को दूर करना है तो भी 12 मेगुला 2 वोकल काम आएगा। और अगर देना है तो 5 मिनट गैप में ऑक्सीजन फार्मूला दे सकते हो, अगर श्वास की तकलीफ होगा तो, अन्यथा देने की जरूरत नहीं है। जो अभी फार्मूला बताया है आप ये देने का प्रयास करिए। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये फार्मूला दीजिए, फिर अपना फीडबैक बताइए, ठीक है। ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है, मगर वैदिक चिकित्सा के आधार पर, वायु के, पंचवायु के आधार पर, चक्रों के आधार पर चिकित्सा है। तो आप ये दीजिए और देने के बाद बताइए कि जो जो वायु में तकलीफ है और ये ट्रीटमेंट देने से ये वायु में कितना सुधार आया, उस क्षेत्र में कितना सुधार आया, उन चक्रों में कितना सुधार आया, उन चक्रों के अंतर्गत आने वाले, उन वायु के अंतर्गत आने वाले डायग्नोस्टिक पॉइंट में कितना सुधार आया, आप फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट सत्र को आगे बढ़ाते हैं। व्यान वायु। व्यान वायु भी योग आयुर्वेद की ऊर्जा अवधारणा है। यह कोई गैस नहीं है, इसलिए इसे ऑक्सीजन युक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नहीं कहा जा सकता है। व्यान वायु क्या है? 5 प्रमुख प्राणों में से एक, इसका क्षेत्र संपूर्ण शरीर पे इसका कार्य होता है। दिशा, सर्व दिशात्मक, हर दिशा में फैलने वाली। मुख्य कार्य, रक्त संचार, शरीर के हर भाग में ऊर्जा पहुंचाना, मांसपेशियों की गति, तंत्रिका संकेतों का संचार। यह पूरे शरीर में प्राण शक्ति का वितरण करती है। वैज्ञानिक तुलना देखा जाए, वैज्ञानिक तुलना के आधार पर देखा जाए, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, तो ऑक्सीजन रक्त द्वारा पूरे शरीर में पहुंचती है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा वापस फेफड़ों तक लाई जाती है। योग की दृष्टि से इस संचार प्रणाली को व्यान वायु से जोड़ा जा सकता है, लेकिन स्वयं व्यान वायु कोई रासायनिक गैस नहीं है। और इसमें कौन सी ग्रंथियां आती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और इसका प्रभाव क्या होता है, वो अनूप सर बताएंगे। व्यान का मतलब संपूर्ण शरीर में बहने वाला ऊर्जा। और आपको सभी को मालूम होगा, जो हमारे शरीर में सिर से लेकर के पैर तक जो कम्युनिकेशन बैठाने वाले जो अंग आते हैं, उन सभी अंग उनसे जुड़े हुए रहते हैं व्यान के अंतर्गत, और वो कम्युनिकेशन के काम करते हैं पूरे शरीर में। अब जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जितना भी वेसल्स है वो सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो वो उनके माध्यम से ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में जाता है। तो ब्लड सप्लाई जो होता है वो व्यान वायु के अंतर्गत आता है। इनके वजह से ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में जाएगा, पोषक तत्व ऑक्सीजन हर शरीर के सेल को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ब्लड वेसल को मानिए। दूसरा, नर्व, ब्रेन से लेकर पैर तक पूरे नर्व का ऑर्डर शरीर में जाता है, तो शरीर का हर एक ऑर्गन काम करता है, और शरीर का डिफरेंट अंगों का जो सेल्स है वो ब्रेन में जाता है, तो नर्व का काम व्यान वायु के अंतर्गत आता है। लिम्फेटिक लिम्फ चैनल का काम, यानी कि तीनों प्रकार की नाड़ियां व्यान वायु के अंतर्गत आता है। चौथा, ये जितना भी स्किन है ना, स्किन सर से लेकर पांव तक, ये पूरे एक कम्युनिकेशन के रूप में हमारे शरीर में है, तो वो भी व्यान वायु के अंतर्गत आएगा। इनके बाद जितना भी मसल्स है, सिर से लेकर पैर तक जितने शरीर के अंदर मसल्स है, वो सभी व्यान वायु के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इन सभी में सर्कुलेट होने वाले हड्डियां भी, हड्डी को भी लिख लीजिए, सिर से लेकर पूरे पैर तक की हड्डियां जो आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ करके पैर तक आता है। तो ये सभी जो अंग आपको बताया गया है, उनमें सर्कुलेट होने वाली ऊर्जा को हम लोग व्यान वायु के नाम से जानते हैं, चाहे नर्व के माध्यम से हो, चाहे ब्लड के माध्यम से हो, चाहे बोन के माध्यम से हो, चाहे मसल्स हो, चाहे लिम्फेटिक हो, चाहे स्किन हो। तो ये वायु जो होता है हमारे शरीर में पूरे सिर से लेकर पैर तक संचारित होते रहते हैं, और ये हमारे शरीर में क्या करता है, हार्ट के माध्यम से पंपिंग सपोर्ट करते हुए ब्लड को पूरे शरीर में भेजना, पूरे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में कम्युनिकेशन बैठा के रखना, और पूरे ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में बढ़ाने के साथ साथ नर्व इंपल्सेस और मोटर ऑर्डर कमांड को पूरे शरीर में मेंटेन करना, और एक ढांचा निर्माण करना, पूरे शरीर के ढांचा को स्थिर रखना,
और कोऑर्डिनेशन बना के रखना, बॉडी बैलेंस बना के रखना, ये सब ज्ञान वायु के अंतर्गत आता है। और उनको अगर ठीक करना है तो उनके लिए आप पहले दीजिए 15 लेक्चर रेगुलर 6 लेक्चर इन 3 ट्रीटमेंट। कहीं पर भी नाड़ियों में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगा या नैरोइंग होगा तो उनको खोलने के लिए, ताकि ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में प्रॉपर रूप से होता रहे। 15 लेक्चर रेगुलर 6 लेक्चर। इनके 1 मिनट गैप में आप रामा ट्रीटमेंट दे दीजिए, फिर 1 मिनट के गैप में सीएनएस और टोपिंग दे दीजिए। गैस यहाँ पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये कॉर्डिक के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन में जाता है इम्पल्सेस, इसलिए यहाँ पर गैस दिया जा रहा है। गैस मतलब आप गैस नहीं समझना, गैस को तो ये उकसाएगा ही, मगर इनके अलावा ये कॉर्डिक वीना को भी एक्टिव करता है, ताकि कॉर्डिक वीना का संबंध स्पाइनल कॉर्ड से है और स्पाइनल कॉर्ड से एनर्जी जो है वो ब्रेन में जाए, इसलिए गैस को उकसाया जाता है। शायद आपको पहले मालूम नहीं रहा होगा, आज आप ये धारणा है ना माइंड में सेट रखना कि गैस कॉर्डिक वीना के लिए भी दिया जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू एनर्जी को ब्रेन में भेजा जाता है और ब्रेन की एनर्जी कॉर्डिक वीना के थ्रू बॉडी में आता है। ठीक है, तो आप गैस दे देना, फिर इसके बाद आप किडनी क्लियर दे दीजिए 1 मिनट गैप में, फिर न्यूजिन फार्मूला दे सकते हैं, और देना है तो फिर 5 मिनट के गैप में आप हेपरिन दे दीजिए और ऑक्सीजन फार्मूला दे दीजिए। न्यूजिन के 5 मिनट गैप पे ऑक्सीजन और हेपरिन फार्मूला देकर के ट्रीटमेंट दीजिए, और फिर बताइए कि शरीर में पहले और अभी में क्या कंडीशन आया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखना कि व्यान वायु के अंतर्गत उस व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अभी जो फार्मूला बताया ना, उन्हीं में से ट्रीटमेंट में जो फार्मूला है वही यूज करना, और जो उपयोगी नहीं है वो आप हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर जिसकी प्रॉब्लम नहीं है तो न्यूजिन फार्मूला हटा दीजिए। जेनेटिक प्रॉब्लम भी व्यान वायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसकी बीमारियां जेनेटिक प्रॉब्लम व्यान वायु के अंतर्गत आता है तो आप उनको ठीक कर सकते हो अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है। अगर जेनेटिक प्रॉब्लम उस व्यक्ति को नहीं है तो न्यूजिन फार्मूला हटा करके आप सीधा पी हेपरिन दीजिए न्यूजिन की जगह पे, और पी हेपरिन के बाद 5 मिनट का गैप लेना, फिर ऑक्सीजन फार्मूला देना। तो इस प्रकार से पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई के साथ साथ एनर्जी का निर्माण हर एक सेल में होगा, जिससे पूरे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और बीमारियां दूर होता जाएगा। ठीक है ओंकार जी। ठीक है, अभी इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने पिछले सत्र में देखा था शरीर समस्याओं उनके अल्ट्रा उपचार क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। अनूप सर, एक आपके लिए बहुत ही अनोखा प्रश्न है जी, आपका सिर चकरा जाएगा, बताऊं मैं आपको? क्या क्या? आपका सिर चकराने लगेगा, ऐसा प्रश्न आया है। अरे वाह। उन्होंने बोला है कि ये बच्चों जैसा प्रश्न है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होने के कारण, उत्सुकता होने के कारण ये अनूप सर से पूछा जाए। वो इंदौर से हैं। उनका प्रश्न है कि उनकी ही भाषा में पढ़ते हैं। मेरा प्रश्न था कि जब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टेप चक्रोपचार का कार्य, जो उसका कार्य है वो एक ही समान है, तो तीनों को देने की जरूरत ही क्या है? यानी कि CNNS, गैस गैस, पेन पेन WD, 22 फिंगर, गैस गैस, पेन पेन WD, और फिर 8 पेन, 6 गैसोली, 6 गैसाइड, 6 WD, 6 नाइट्रोबरी, 6 लेप्टोरी, 6 एरिया। ये बोल रहे हैं कि जब वैदिक विज्ञान के अनुसार तीनों का कार्य एक ही जैसा है, एक ही समान है, तो तीनों को देने की जरूरत क्या है? या तो, और यदि अधिक उकसाना है तो क्या इसमें से किसी एक स्टेप के ट्रीटमेंट को बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं? इन्होंने आगे लिखा है कि ये प्रश्न बच्चों जैसा भले ही लगे, लेकिन जो मेरे दिमाग में आया वो मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, आपको उसी के तरह मैं आंसर दे देता हूँ। और हम लोग तो क्या हो गया, बड़ा मुफ्फट हो गए हैं सवाल सुन सुन करके जवाब देने में। ठीक है, बुरा मत मानना ये कॉमन सा सवाल आप लोगों के लिए है और बहुत अच्छा सवाल है, और इनका जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हम लोग CNNS और टो फिंगर देते हैं तो ये जो एनर्जी जो होता है ना, वो एनर्जी नर्व के माध्यम से जा रहा है, याद रखिएगा। किनके माध्यम से? नर्व के माध्यम से। हम लोग बोलते हैं ना न्यूरोथेरेपी में 5 प्रकार के एनर्जी सेंटर होते हैं। जब हम शरीर के किसी भी अंग को उकसाते हैं ना, तो हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ये 5 प्रकार के एनर्जी के रूप में हम लोग वहां भेज सकते हैं। तो पहला है ब्लड वेसल के थ्रू उस ऑर्गन में एनर्जी को भेजना। दूसरा है नर्व के माध्यम से एनर्जी को भेजना। तीसरा है लिम्फेटिक के माध्यम से, लिम्फ चैनल के माध्यम से एनर्जी को भेजना। चौथा है लोकल एरिया में ज्वाइंट और लिगामेंट, और पांचवा है लोकल एरिया में मसल्स, है ना। तो ये नाड़ियां, ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फेटिक, ये नाड़ियां पूरे शरीर में कम्युनिकेशन बैठा करके रखा हुआ है, जिनके माध्यम से एनर्जी पूरे शरीर में ज्ञान वायु के माध्यम से चलता है। लेकिन ज्वाइंट और लिगामेंट का जो ट्रीटमेंट देते हैं तो वो लोकल एरिया में देते हैं, जहां पर इफेक्ट, जहां पर अंग प्रभावित है उसी एरिया में हम लोग ज्वाइंट और लिगामेंट के लिए ट्रीटमेंट देते हैं।
या जो भी मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम उसी जगह पर देते हैं मस्कुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ठीक है, बाकी इंटरनल सिस्टम में हमने क्या किया है, नाड़िया के काम को हमने खोला है, ऐसा न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। तो हम लोग जब CNS दे रहे हैं तो नर्व के माध्यम से वहां पर एनर्जी रिलीज करने के लिए दे रहे हैं। टो फिंगर के माध्यम से भी हम लोग नर्व के माध्यम से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग प्रेशर पॉइंट में जब उसी पॉइंट को देते हैं तो नर्व के माध्यम से ना होकर के ब्लड वेसल के माध्यम से उस एनर्जी को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर नर्व और साथ में ब्लड वेसल को ध्यान में रख करके ट्रीटमेंट दिया गया है, ताकि दोनों का प्रभाव उस ऑर्गन में सक्रियता रूप से हो, एक्टिव रूप से हो, सकारात्मक रूप से हो। इसलिए वहां पर CNS, टो फिंगर और ब्लड वेसल के माध्यम से दिए जाने वाले प्रेशर पॉइंट, इन तीनों का यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है अनूप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनका हाथ जोड़ करके मैसेज भी आ गया। तो आप, अरे वाह वाह। उन्होंने बच्चे जैसा प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने तो पूरा विस्तार में बता दिया। चलिए, क्या है अपान वायु ट्रीटमेंट, कैंडली रिपीट सर? नहीं नहीं ओंकार सर, जी। किसी को रिपीट करना नहीं है, अभी बहुत समय नष्ट हो जाएगा। आगे के सत्र पे जाते हैं। हाँ, तो आगे का सत्र है, अब देखते हैं चक्रोपचार को कैसे मॉडिफाई किया जाए और कैसे, कौन से कंडीशन में क्या तोड़ मरोड़ किया जाए। अभी मैं टास्क देता हूं आप लोगों को, सबका माइक अनम्यूट करता हूं। अगर किसी को लंबाई बढ़ानी है तो न्यूरोथेरेपी के खाली चक्र उपचार के ट्रीटमेंट से कैसे लंबाई बढ़ा सकते हैं और क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, कृपया करके सभी लोग अनम्यूट है। ओंकार जी ज्यादा लेट मत करवाइए, आप ही आंसर दे दीजिए, क्योंकि सब सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर अल्ट्रा का कोई भी फॉर्मूला आप दे रहे हैं, उसमें कोई भी फिजिकल पॉइंट अगर आपको देना है तो स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। अगर बैक पेन के लिए दे रहे हैं तो बैक MRT का जो सीक्वेंस है वो, या तो आपके पास पहले से कोई बढ़िया कोई सीक्वेंस रहेगा तो आप उस पर भी जा सकते हैं, रेडीमेड है, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और नी के लिए जो है वो कंफर्टेबल अनुकूल जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, इसी सीक्वेंस में देना है। तो अल्ट्रा ट्रीटमेंट का, कोई भी अल्ट्रा ट्रीटमेंट का प्रभाव बहुत ही कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, इस पे गुरुजी का भी आशीर्वाद है और साथ में त्रिमूर्तियों का भी आशीर्वाद है इस सीक्वेंस में। तो आगे चलते हैं। हम जा रहे थे वर्टिकल नॉर्मल के ऊपर। ठीक है, स्पर के लिए हो चुका था, साटिका के लिए हो चुका था, पिछले सत्र में हमने इसको कवर कर चुके थे, और उसके बाद साइनस के लिए भी कवर कर चुके थे, वेट लॉस के लिए भी हम देख चुके थे। अब आते हैं वर्टिकल। अगर हम शरीर को बढ़ाना है वर्टिकली तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले न्यूरोथेरेपी की धारणा क्या है, मतलब हाइट बढ़ाने की धारणा क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, लंबाई बढ़ाने का वैज्ञानिक आधार यानी साइंटिफिक बेस अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी क्या सोचती है, क्या मानती है, वो देख लेते हैं। एलएमटी वेद के अनुसार लंबाई बढ़ाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 रसायनों पर निर्भर करती है। पहला रसायन ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको GH हार्मोन्स भी बोलते हैं, GH भी बोलते हैं। यह मस्तिष्क में स्थिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। यह शरीर के सभी कोशिकाओं के विभाजन, सेल डिवीजन और विकास के लिए जिम्मेदार है। और सेमोटोमेडिसिन करके है, जो यह लीवर द्वारा बनाया जाता है। वेद में स्पष्ट लिखा है, यदि लीवर एक केमिकल न बनाए तो ग्रोथ हार्मोन्स होने के बावजूद लंबाई नहीं बढ़ेगी, जैसे अफ्रीकन पिग्मीज में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटीन। ग्रोथ हार्मोन्स के लिए निर्माण के लिए पेप्टासाइन प्रोटीन कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। इसलिए भोजन में प्रोटीन का ठीक से पचना यानी यूडीएफ नहीं आना बहुत जरूरी है। यूडीएफ नहीं आना चाहिए ऐसे पेशेंट का, यानी डाइजेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर हमको हाइट बढ़ानी है। इसके लिए व्यायाम, लंबाई बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, योग और लटकना और ताड़ासन, ऐसे बहुत सारे आसन है, उसको भी किया जा सकता है। और साथ में न्यूरोथेरेपी के बहुत कुछ पॉइंट भी है, बिंदु, उस पर भी चर्चा करेंगे। संक्षेप में अगर देखा जाए तो पहले पाचन ठीक करें ताकि प्रोटीन पचे,
उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स फॉर्मूला, यानी कि अल्ट्रा वर्टिकल ग्रोथ जो हमारा फॉर्मूला है, जो रिसर्च किया हुआ फॉर्मूला है, आप उसको दे सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है, उसको भी आप दे सकते हैं। यद्यपि जीएच फॉर्मूला यानी ग्रोथ हार्मोन्स फॉर्मूला में 6 मेडुला है, लेकिन पुस्तक में एक जगह नोट है कि आजकल कम उम्र के बच्चों को सामान्य उपचार में 6 मेडुला नहीं देते, क्योंकि हाइपोथैलेमस से सेमोस्टेटिन भी निकलता है जो हाइट को रोक सकता है, परंतु ग्रोथ हार्मोन्स के स्पेसिफिक फॉर्मूले में इसका प्रयोग निर्देशित है, यानी कि किया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन यानी एक सीक्वेंस में किया जा सकता है, अकेले देना नहीं है। अकेले देने से उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, या तो उससे सेमोस्टेटिन निकलेगा जो हाइट बढ़ाने की प्रक्रिया को ही स्लो डाउन करेगा। और न्यूरोथेरेपी में निर्देश दे सकते हैं, सावधानियां क्या क्या मानी जाती है, क्या क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। न्यूरोथेरेपी के सारे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या क्या नहीं देना है हमको, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी और 2 पेन नहीं देना है। लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी हमारा क्या है, सेक्स हार्मोन्स को उकसाता है, और सेमोस्टेटिन 2 पेन देने से उत्तेजित होता है। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी उपचार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन के लिए हम राइट ओवरी देते हैं, बनाते हैं। ये हार्मोन्स लंबी हड्डियों के सिरे इपीफिशियल लाइनिंग को जल्दी से जोड़ देते हैं, फ्यूज कर देते हैं। हड्डी के सिर जुड़ने के बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, इसलिए बच्चों की हाइट बढ़ाने का उपचार करते समय ये पॉइंट बिल्कुल नहीं देना है, यानी कि राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी और ए, इसको कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, उसका परिणाम घातक नहीं आता है, लेकिन अलग से अगर दिया जाए तो इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक आते हैं। ठीक है, तो विकास और हार्मोनल समस्याओं के लिए वर्टिकल ग्रोथ यानी कि अल्ट्रा वर्टिकल ग्रोथ जो ट्रीटमेंट बन के आता है, वो ये बन के आता है। हमने पीछे देख लिया था कि हमें क्या क्या चीजों को उकसानी है, तो 10 पेन हम ग्रोथ हार्मोन्स को उकसाने के लिए कहीं ना कहीं देंगे। इसमें 6 गैस ओनली, 6 गैस आई और 6 WD, क्योंकि जेनेटिक डिजीज में भी आता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी हम देते हैं, और स्पाइन को एक वर्टिकली उकसा रहे हैं, उसके लिए दिया जा रहा है। इसके बाद आप ऑल 3 एरोज, यानी ऑन द स्पाइन, बिसाइड द स्पाइन, राउंड एरो, या तो आप खटका ऑप्शनल है दे सकते हैं। इसमें एडीआर का चयन कैसे करें, इसमें एडीआर या तो 4 एडीआर देना है, ठीक है, या तो उसको इको होगा, अंदर जाओ, या तो 3.5 एडीआर देना है। अब इस पूरे लाइन को, ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है, इस पूरी लाइन को हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। समझ में आया? अब पैनसोनी जो कि बैन है, बहुत सारे कंडीशन में इसको नहीं दिए जाते हैं, और जिनको आता है पहले से पैनसोनी देने, वो यहाँ पे 4 पैनसोनी दे सकते हैं, या तो खाली 4 पेन ही देंगे, पैनसोनी का उपयोग नहीं करेंगे। पैनसोनी की जगह पे हम 4 पेन भी दे सकते हैं। 4 पिट, 4 पेन, 4 लीवर, हाफ थायराइड, डेढ़ थायराइड देना है हमको, यानी कि स्ट्रोक मतलब 2 बराबर 1 होता है, यानी 3 स्ट्रोक लगाने हैं हमको, ठीक है, और 3.5 एडीआर हम इसको दे सकते हैं। थर्ड वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स को उकसाने के लिए हाफ कुंडलिनी 40 सेकेंड, यहाँ पे 6 मेडुला ऑप्शनल है, हमने जैसे कि बोला था, अगर आपको रखना है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6 मेडुला को डाल सकते हैं, यानी हाफ कुंडलिनी 40 सेकेंड, 6 मेडुला। अगर नहीं देना है तो आप सीधे 4 थायराइड पी, 4 थायराइड, और उसके बाद किसको उकसाना है, इसको कहाँ पे छोड़ना है, जो हमारे ब्रेन के सिग्नल है ग्रोथ हार्मोन को, उसको हमें 4 पेन, 4 एडीआर और 8 राइट पर को 8 लेफ्ट पर को पे क्या करना है, ट्रीटमेंट को खत्म करना है। यानी कि जितने भी ऊर्जा के केंद्र है शरीर के अंदर, उनको आप एक साथ में ही उकसा दीजिए। तो क्या इससे हाइट बढ़ेगी? अभी बुजुर्ग लोगों को देख के देखना पड़ेगा कि क्या उनकी हाइट बढ़ रही है क्या, क्योंकि बच्चों की तो हाइट अपने आप ही बढ़ती है। तो अभी जो बुजुर्ग रहे हैं जिनके घर पे भी, या तो खुद अपने आप में एक बुजुर्ग जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, वो बहुत ही लग्न के साथ अगर न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं, तो आप लोग ये ट्रीटमेंट लीजिए, और आपके हाइट में क्या बदलाव आया है जरूर बताइए। ऐसे नियमता बोला जाए तो 22 साल, 20 और 22 साल के बाद हमारी लाइनिंग जो इसीपीसीएल लाइनिंग है वो जुड़ जाती है, उसके बाद हमारा हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी उसके विरुद्ध सोचती है। न्यूरोथेरेपी में ऐसे बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जो 25 साल के बाद भी, 26 साल 27 साल के बाद भी कुछ अन्य ट्रीटमेंट के लेते लेते भी उनकी हाइटें बढ़ी हैं। ठीक है,
तो जब हाइट बढ़ाया जा सकता है तो हाइट कम भी किया जा सकता होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर किसी की हाइट ही लंबी हो गई तो क्या हम उसके हाइट को कम कर सकते हैं? किया जा सकता होगा, न्यूरोथेरेपी में ऐसा किया गया भी है। तो उसके ऊपर कभी जब भी कभी कभी सत्र होगा तो अगर इसके ऊपर और डिटेल में चाहिए तो अनूप सर कुछ इस पे प्रकाश डालिए, क्योंकि अभी हम दूसरा फॉर्मूला नहीं ले सकते, इसके बाद वाला समय ज्यादा हो गया है। क्या बोले ओंकार जी? हेलो सर आपने मैसेज 111 का डाला है, ट्रिपल वाली 111। 4 1 है। हम्म। अभी जो चल रहा है वो 4 1 है ना? हाँ हाँ हाँ, सर, इसके ऊपर इस फॉर्मूले के ऊपर कोई आप विशेष या तो कुछ अनुभव आपका रहेगा आश्रम का हाइट बढ़ाने के लिए, तो वो साझा करें। देखो हाइट बढ़ाने के लिए हमेशा ग्रोथ फैक्टर को एक्टिव करने वाले जो जो पॉइंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। जो मोस्टली ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाने वाला, ऐसे पॉइंट जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाए और शुगर लेवल माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी लेवल बढ़ाए, ठीक है? तो उसके ऊपर सूर्यमाल आश्रम में गुरुजी फोकस किया करते थे। पहले पुराना कुछ पॉइंट यूज करते थे, आजकल वो देना बंद कर दिए हैं। जैसे पेनसोनी, आजकल कोई जानते भी नहीं होंगे, अभी लेटेस्ट जो न्यूरोथेरेपिस्ट जो बने हैं, है ना? पहले पेनसोनी यूज करते थे, अभी आजकल पेनसोनी हटा दिए, उसके जगह फोल्डेड लेग यूज करते हैं। इनके बाद फोर पेन का यूज करते हैं। फोर पेन फॉर ग्लूकागोन, जिससे ब्लड शुगर ब्लड में बढ़ेगा। इसके बाद फोर लीवर के यूज करते हैं, जो भी फोर लीवर मतलब ग्लूकागोन बनाने के लिए, जो लीवर में ग्लूकागोन बनते उसके लिए है। फिर फोर पीट का यूज करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए। उनके बाद फोर स्वीट का यूज करते हैं एपिनेफ्रिन के लिए, है ना? फोर एडीआर के यूज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड के लिए, सेक्स हार्मोन के लिए, जो ग्रोथ फैक्टर को एस्ट्रोजन के माध्यम से एक्टिव करेगा, टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से एक्टिव करेगा, है ना? तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिससे ब्लड में ग्लूकोज और, है ना, उनको बढ़ाया जा सके। और इनके अलावा फोर पीट भी हो गया, सिक्स फीट हो गया, एडीआर हो गया, बस इतना ही तो टॉपिक है मोस्टली। उनके बाद कटका देते थे लास्ट में, कटका आप सभी को मालूम होगा, पीठ में देते हैं ना। हाँ, तो कटका दिया जाता था। हाँ, और इसके बाद जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उनको सुधारने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता था। इसमें फोर्थायराइड भी ऐड करते थे ग्रोथ हार्मोन के लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए, फोर्थायराइड जो अभी बताया था उस टॉपिक में। और इसके बाद कट का बस। इनके बाद कंडीशनल मेटाबॉलिक कंडीशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के लिए पेट सेट होना ज़रूरी है, विटामिन्स का होना ज़रूरी है, हार्मोनल फैक्टर का बनना ज़रूरी है, तो इनके लिए पेट का ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मिनरल्स विटामिन वो ब्लड के माध्यम से जो सेल में जाएगा, उस सेल का काम है कि उनको रिसेप्ट अगर करता है तो वो रिसीव करके सेल के अंदर जो भी चयापचय क्रिया है उसमें भूमिका होगा वो करता रहेगा। मगर पूरा फोकस ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाने के लिए ही फोकस किया गया था। ठीक है, चलिए, टाइम काफी हो गया है ओंकार जी। हाँ जी। अब हाँ, जब भी अभी देखिए, अभी आगामी जो सत्र है, 2 सत्र, अगला जो सत्र है, जो आप सभी के चहेते, बहुत ही ज्यादा चहेते, कौन है? अरविंद पाटीदार जी। तो वो आ रहे हैं, उनका एक विशेष टॉपिक है, तो उस सत्र के लिए उत्सुकता बनी रहे। और उनके जब मैसेजेस आएंगे तो आपको जो भी प्रतिक्रिया करनी रहेगी मैसेजेस के प्रति वो कर सकते हैं। वो पिछला जो आगामी जो गुरुवार है उस पर लिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही नामी गामी और चर्चित चेहरा दिल्ली से हैं, वो आने वाले हैं। उसके बाद हमारी यात्रा, हम तकरीबन अभी अल्ट्रा के ऊपर कोई भी क्लास तकरीबन 3 गुरुवार तक तो नहीं होने वाली है। तो आगे का जो सत्र है वो लिया जाएगा। अभी फॉर्मूले जैसे है, मैं एक गाली झांकी दिखा सकता हूँ। एक पीसीओडी के ऊपर क्या बदलाव किया जाए, कुछ लोगों ने पूछा था, तो इसमें ट्रीटमेंट है, लेकिन पढ़ने से पहले ही मैं आगे स्लाइड बढ़ा दूंगा। ठीक है। और इसके बाद आती है मोनोपॉज, अगर किसी को है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके बाद सर्वाइकल और वर्टिगो में इस ट्रीटमेंट को, वर्टिकल केवल एक फॉर्मूले को अलग अलग कंडीशन के अनुसार कैसे बदलाव किया जाता है,
ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। तो ये केवल एक शिक्षा के लिए, मतलब एक शिक्षा के उद्देश्य से और आपको टीचर बनाने के लिए कैसी सोच होनी चाहिए और एक फॉर्मूले को कैसे तोड़ मरोड़ करके इतने फॉर्मूले में हमने बताया था कि चक्रोपचार ही आपको 50 से ज्यादा फॉर्मूले में दिया जाएगा जो कि एकदम प्रभावशाली होंगे। तो जो बोला है वो करेंगे ही। तो अब जो सत्र हो गए उसमें पूरी चीजों का अभी आपने पूरा मूल कंसेप्ट जो चक्रोपचार का था वो आपने सीख लिया है। अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि आज हमें कम से कम 2 फॉर्मूले कंप्लीट करने थे, समय का अभाव के कारण नहीं हो पाया। तो अब कुछ प्रश्न ले लेते हैं जिनके कोई आज के सत्र से संबंधित रहेगा। बीमारी अगर पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा समय की अल्पता के कारण। तो आपके पास अगर आज के सत्र के संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर कर सकते हैं। तो जो शिष्य से शिक्षक बनने का जो संकल्प है उसको आप लोग उठाएं और न्यूरोथेरेपी को जन जन तक पहुंचाएं और जितना अधिक से अधिक हो उतना अपने नीचे क्या करें, शिक्षक तैयार करें। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सभी को शुभ रात्रि।